10-15 दिन तक तो हम यहीं थे, पहाड़ों पे गोले गिरते थे, कभी नीचे आता था, कभी आर्मी एरिया में इनमें पड़ता था गोले। सो नहीं पाते होंगे आप लोग तो, धन धन हाँ बराबर बिल्कुल, आवाज बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, ये मेरा भाई का घर है, उस टाइम ये मकान नहीं हुआ करता था, उस पे इधर 8 गोले पड़े थे। पाकिस्तान के जो फायर आई तो उसी गोले के धमाके से इस मकान को जो है डैमेज हुआ था, क्रैक्स आए थे थोड़ा बहुत, और खिड़कियों और दीवार के बीच में क्रैक्स आ गए थे। तो फिर इसको हमने नया बनाने में 10 साल लग गए। 2010 में हमने फिर ये नया बनाया। कारगिल में जिन गाँव में आपको जगह मिली, तो वहाँ के लोगों ने आपको किस तरह ट्रीट किया? आज भी उनके बच्चे बिल्कुल हम उनको पहले ही याद करते हैं। और उनके 2 बच्चे जिन घर में हम रहे थे, उनके 2 बच्चों को हमने यहाँ लाया, थोड़ा गरीब घर से थे, हम लाकर अपने जगह पर यहाँ पे लाकर हमने पढ़ा के लिखा के उनकी जॉब भी लग गई, आज ग्रेजुएशन भी की और टीचर बने हुए हैं वो लड़के, और हमारे साथ अच्छे रिलेशन में भी है वो। कारगिल की इन चोटियों पर हुई लड़ाई की हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। कारगिल विजय को जब हम याद करते हैं, तब हमें उन वीरों की शहादत याद आती है जिन्होंने अपने प्राण दिए। 500 से ज्यादा, कुछ नाम लोगों को बहुत अच्छे से याद हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा का है, लेकिन कई सारे ऐसे लोगों का भी त्याग था जिनके जिक्र थोड़ा कम होता है। हम बात कर रहे हैं कारगिल और द्रास और आसपास के छोटे छोटे गांवों के उन असंख्य सिविलियंस का, जिन्होंने सेना की मदद की, जिन्होंने अपने घर सेना को रहने के लिए दिए, जिनके घरों में सेना का सामान रहा और जिन्होंने उस लड़ाई का दंश झेला। ऐसे ही एक घर में हम अभी मौजूद हैं। ये घर जो आप देख रहे हैं, ये एक नया कंस्ट्रक्शन है। जैसा घर ये कभी हुआ करता था, वो लड़ाई में पूरी तरह तबाह हो गया था और उसके बाद इस परिवार को दोबारा अपने घर को बनाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यही एक रहने की जगह थी। हमारे साथ मोहम्मद इकबाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ललन टॉप से बात करने का। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए बड़ी तकलीफ दे याद है वो, जब लड़ाई हुई और आप लोगों को अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि आपको तकलीफ होगी, लेकिन क्या हमारे जो दर्शक हैं उनको समझाने के लिए कि आप लोगों ने क्या क्या भोगा है, क्या एक बार आप वो वक्त याद करेंगे, मई 1999 का? जी हाँ बिल्कुल। मई 1999 में नॉर्मली हम लोग जैसे हर रोज बैठे हुए थे, घर में बैठे हुए होते थे, एक दिन शाम को अचानक से चर्चा हुई यहाँ से कि भाई कुछ घुसपैठी आए हैं या पाकिस्तानी आर्मी आए हैं, या एग्जैक्टली पता नहीं चला। कुछ हमारे चरवाहे यहाँ से अपने मतलब माल मवेशी जो होता है, अपना बेड़ू शेड़ू वो लेके पहाड़ गए थे। उनको अचानक से पता चला था कि भाई कुछ मूवमेंट चल रहा है। उन्होंने आके आर्मी को इन्फॉर्मेशन की, आर्मी की पेट्रोलिंग गई तो वाकई में वहाँ पे मूवमेंट्स था। तो उस टाइम थोड़ा बहुत हल्का इन पहाड़ों में बर्फ भी हुआ करता था, तो मई का टाइम था। तो जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन की, आर्मी ने एकदम से अपना एक्शन ले लिया और जाके पेट्रोलिंग की, तो वहाँ पे उनको मूवमेंट नजर आ गए। फिर देखते ही देखते अगले, जब यही बातें हमने सुनी, अगले रोज तो फिर फाइटर्स कुछ आके रेकी करने लगे, फिर हेली चला। फिर अचानक तीसरे रोज फिर यहाँ पे हेली चला, तो ये तोलोलिंग एरिया में एक हेली क्रैश कर गया। तो हम थोड़ा सा अपनी जगह पर खौफजदा हो गए, भाई ये क्या हो गया। अच्छा, मैं आपको बता दें दर्शकों को कि इकबाल साहब का जो ये घर है, इसके बाएं में तोलोलिंग की चोटियां हैं। क्योंकि ये 2 मंजिला घर है और वो पहाड़ भी बड़ा विराट है, इसलिए शायद आप इस फ्रेम में नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इस घर के बिल्कुल पीछे तोलोलिंग की चोटियां हैं। तो जो किस्सा सर बता रहे हैं कि जब तोलोलिंग के ऊपर हमने मी-17 से दुश्मन के ऊपर फायरिंग की कोशिश की और उसमें एक स्टिंगर मिसाइल से हमारा हेलीकॉप्टर गिर गया। तब लोगों में थोड़ा बहुत खौफ हो गया, भाई अचानक से ये क्या हो रहा है। अच्छा, जब हेलीकॉप्टर गिरा तब तक क्या आप तब तो हम यहीं थे। हाँ, कितने लोग थे सर? हम तो सारे पर उस टाइम तो हमारी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। मतलब कौन 15-16 मेरे मम्मी था, डैडी था, हम 4 भाई थे, 3 भाई बहन वगैरह सारे इधर ही थे। तो समझो 15-16 मेंबर्स हमारे यहाँ पे थे। तो बीच में अचानक मैं यहाँ पे रास्ते पे निकल गया ड्यूटी जाने के लिए। तो उसके बाद जब शाम को आया तो यहाँ पे फिर देखने के नहीं था सारे। क्या काम करते थे सर तब आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए क्लर्क काम करता हूँ। अच्छा, तब आपकी नौकरी लग गई थी? जी हाँ, उस टाइम मेरा नौकरी। और कहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी सर? मेरे उस टाइम पानीखर में था। अच्छा। पानीखर सांकू साइड में से एक दूसरा ब्लॉक पड़ता है, पानीखर में था। शाम को जब मैं कारगिल से वापस आ गया, हालत खराब का सुना कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम घर वालों के लिए मैं वापस जब आया तो यहाँ पे तो बिल्कुल आदमी थोड़ा, उस टाइम एक डरावना सा, हेलीकॉप्टर गिर गया, गोलों की आवाज आ रही है, वो सब चीज सुनने से तो मतलब एक डरावना सा ये हो रहा है। थोड़ा पहले खौफ जैसा हो जाता है, आदमी थोड़ा टेंशन में भी जाने लगे। तो 10-15 दिन तक तो हम यहीं थे, पहाड़ों पे गोले गिरते थे, कभी नीचे आता था, कभी आर्मी एरिया में इनमें पड़ता था गोले।
तो बड़ा फिर कुछ दिनों के बाद ज्यादा सुन शायद नहीं पाते होंगे आप लोग तो, धन धन हाँ हाँ बराबर बिल्कुल आवाज। आवाज बिल्कुल जबरदस्त। हाँ तो ऊपर से फाइटर्स भी रैकी वगैरह करते थे। फिर एक दिन न्यूज में आ गया भाई हमारे जो पाकिस्तान साइड से जब यहाँ अटैक कर रहे थे तो क्या जो नीचे कीता कोई फ्लाइट फ्लाइट लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट नीचे था उनका जहाज वहां पे क्रैश कर गया है। ये सारी जब चीजें सुनने फिर गवर्नमेंट ने अचानक से हमें मतलब गाड़ियां प्रोवाइड किया। वो गवर्नमेंट की गाड़ियां होती है मैकेनिकल कि आप डिवीजन की। द्रास खाली कर दो। हाँ द्रास खाली कर दो। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें शिफ्ट कर दिया ऐसे सेफ्टी के लिए क्योंकि डैमेज होने का ज्यादा खतरा रहा। तो ऊपर से फिर आर्मी का जो मूवमेंट ज्यादा होने लगा आम आदमी को तो वो पता चलता नहीं है। हमारे यहाँ पे एक जडियो साहब थे वो ड्यूटी जाने के लिए यहाँ पे उनकी कारगिल में ड्यूटी हुआ करती थी। आर्मी वाले यहाँ थे तो 4-5 आर्मी वालों ने अपना सामान उठाने के बाद उनका एक कैन जो पानी वाला कैन होता है वो तो जरूरी होता है वो उठाने के लिए उनके पास ये नहीं रहा। फिर वही जडियो साहब ने बोला आप थोड़ी रहने दो मैं साथ में आता हूँ। उसने तोलो लिंक किए तब तक उसने अपने ऊपर कंधे पे ये छोड़ा क्या वही पानी का कैन छोड़ा। पानी का कैन छोड़ के फिर जब वो वापस आया फिर तब वो ड्यूटी चला गया। मतलब लोगों ने भी अपने हिसाब से काफी सहायता किया। फिर हमें उधर सांकू में बैठकर हमें मतलब गाँव के हिसाब से एक ये होता था मतलब बारी लगी आर्मी के साथ जाना है भाई उनको सप्लाईज पहुंचाना है या राशन पहुंचाना है फ्रंट पे जाना है बोल के। तो गाँव से हमारा 10-10 20-20 आदमी हर गाँव से आप भी जाते थे? हाँ हाँ अब मैं खुद तो साथ नहीं गया क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता। मैंने अपने जगह पर अपने जेब से पैसे देकर मजदूर रख के उनको मेरे बदले पे भेज दिया क्योंकि मैं तो वहाँ पे एक जगह जॉब चल रहा था वहां से जा नहीं पा रहा था। तो लेकिन मुझे अपने जगह पर भी आदमी भेजना था। मतलब लोगों ने अपना ये किया हुआ था ना हर गाँव में हर नंबरदार ने अपनी एक सेटलमेंट की हुई थी कि भाई हम आज 10-10 आदमी इस गाँव से 10 आदमी उस गाँव से इसी हिसाब से दे देंगे। जरूरत के हिसाब से आर्मी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो देते थे। तो मेरे जगह पर हमारे यहाँ से मोहम्मद यूसुफ है उनके वालिद साहब और डैडी की जगह पर 1-2 आदमी हम अपने परिवार के हिसाब से हर किसी का ये हमने बदले में दे दिया। और वहाँ पे समझो वो भी एक किस्म का हमारा ये था देश सेवा थी। बिल्कुल। तो लड़ाई में क्या क्या नुकसान पहुंचा था सर इस घर को? लड़ाई में सर ये इस घर पे ये मेरा भाई का घर है। उस टाइम ये मकान नहीं हुआ करता था। उस पे इधर 8 गोले पड़े थे पाकिस्तान के जो फायर आई इसी जगह पर। यहाँ पे हमारा उस वक्त खेत हुआ करता था। अब हमने उस टाइम खेत बोया था। बोने के बाद मई में तो हमारी खेती वेती होती है। जब खेती होती है खेती करने के बाद हम तो यहाँ से शिफ्ट हो गए। फिर पानी नहीं होने की वजह से वो थोड़ा सा जल गया था ना मतलब उसमें नुकसान काफी हुआ था। उस पे फिर गोले पड़ गए तो बिल्कुल डैमेज हो गया। 8 गोले पड़े थे यहाँ पे। 8 गोले? हाँ। तो उससे उसी गोले के धमाके से इस मकान को जो है डैमेज हुआ था। क्रैक्स आए थे थोड़ा बहुत और खिड़कियों और दीवार के बीच में क्रैक्स आ गए थे वो सारा। फिर उसके बाद हमने अपने हिसाब से तो मतलब मुलाजिम हम छोटे होते थे उतना हमारे पास नए नौकरी थी सेविंग्स उतना नहीं था। तो फिर इसको हमने नया बनाने में 10 साल लग गए। हम 3 भाई है 3 में से 2 हम एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हम 2 आदमी को इसको मतलब दोबारा से बनाने के लिए 2010 में हमने फिर ये नया बना दिया। फिर उसके बाद सेविंग्स के हिसाब से फिर भाई ने अभी रिसेंटली 2 साल में ये बना दिया। तो जब लड़ाई हो रही थी सर तो आपके घर में फौज भी रुकी थी? हाँ मेरे घर में फौज रुकी थी। जब यहाँ पे इनका आरटी रेजिमेंट एक होता था जो खच्चर लेकर सप्लाईज लेते थे ऊपर वो यहाँ पे मेरे नीचे खेत पे रुके हुए थे। फिर में उनके ऑफिसर एक ने बोला भाई हमें यहाँ दिक्कत थोड़ा रहता है शेलिंग वेलिंग का खतरा भी था। घर कुछ भी हो थोड़ा सेफ्टी रहता था ऊपर से ये करके। फिर सैंड बैग्स लगा के अंदर उन्होंने फिर डैडी को बोल दिया भाई आप लोग जा रहे हैं तो हम मकान सेफ रहेगा हम इधर बैठेंगे। उनको दे दिया था आरटी वालों को। तो सेना रही हाँ फिर आईटीबीएफ को एक कमरा दिया होता है जो आईटीबीपी के होते हैं ना। आईटीबीपी होता है एफ का नहीं होता है वो आईटीबी के जो होते हैं उनके 4 आदमी इधर एक कमरे में रुके थे। तो 2-3 महीने वो रुके थे। उनकी वजह से मकान थोड़ा फिर भी सेफ रहा था और रोड साइड में भी था। फिर बाहर से भी चोरी शोरी बहुत होता था गाड़ियों में आते थे। नेशनल हाईवे तो खुला था तो उसी की सेफ्टी के लिए हमने उनको दिया। लेकिन फौज को भी उनको भी अच्छा रहा कि उनकी भी सेफ्टी रही इसमें। एक टेंट से तो ज्यादा अगर शेलिंग के सामने तो टेंट से ज्यादा मकान सेफ्टी रहता है इसीलिए वो सारे बैठ गए। अब थोड़ा बहुत उनके राशन वाशन से चूहे ने थोड़ा डैमेज किया तो माइनर था वो इतना कोई बड़ा नहीं था। आपने माइंड नहीं किया उस नुकसान को? जो नुकसान को माइंड नहीं किया वो कोई बड़ा महीना ये नहीं था। चूहे से तो इतना ज्यादा तो सर जैसे हम देखते हैं कि एक इंसान की एक जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी होता है उसकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी पूंजी होती है जनरली वो उसका घर ही होता है सर। हाँ। तो इस लड़ाई से आपके घर को नुकसान पहुंचा। न सिर्फ नुकसान पहुंचा आपको अपने ही घर से बेदखल होना पड़ा। 3-4 महीने आप वापस नहीं लौट पाए। तो उस टाइम आपका गुजर बसर फिर कैसे चलता था? जहाँ जिन गाँव में गए आप कारगिल में जिन गाँव में आपको जगह मिली तो वहाँ के लोगों ने आपको किस तरह ट्रीट किया? वहाँ के लोगों ने हमारी काफी मदद की है। अपने अपने घरों में उनके पास भी मतलब वो भी मतलब नॉर्मल फैमिली से थे। उतना बड़े घर तो उनके पास था नहीं था। जिनके पास 4 कमरे हुआ था वो अपने परिवार को लेकर 2 कमरे में गए 2 हमें छोड़ दिया।
उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा हमारे को वहाँ पे 3-4 महीने और कोई जो रहा। पैसे आपसे नहीं लिए? नहीं, बिल्कुल कोई पैसे नहीं लिया उन्होंने, उनका शुक्रिया है। आज भी कभी हमारा जिस घर में हम रहते हैं उनको कोई दावत होती है या हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, हम आज भी पहले उन्हीं को बुला के हम यहाँ पे उनकी दावत करते हैं, उनको बुलाते क्योंकि हैं। बहुत बड़ा काम और है, आज घर में भी, एक हाँ, दो दिन, दूसरी बात आज होती है आप भी, 3-3 जी 4-4 बिल्कुल महीने बिल्कुल, किसी के घर आज में। भी उनके बच्चे बिल्कुल हम उनको पहले ही याद करते हैं। और उनके 2 बच्चे जिन घर में हम रहे थे, उनके 2 बच्चों को हमने यहाँ लाया, वो थोड़ा गरीब घर से थे, हम लाकर अपने जगह पर यहाँ पे ला हमने पढ़ा के लिखा के उनकी जॉब भी लग गई, आज ग्रेजुएशन भी की और टीचर बने हुए हैं वो लड़के, और हमारे साथ अच्छे रिलेशन में भी है वो। बिल्कुल उनका तो बहुत हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। मतलब हम इस कहानी से ये भी समझते हैं कि मुसीबत के वक्त में अगर वो काम आए, इंसानियत वो काम किसी आए, की जाग जाए बिल्कुल तो काम आए। कितनी अच्छी मेमोरीज भी बन हाँ, जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो इतनी बहुत काम तकलीफ आए के बीच हमारे में। उस तकलीफ के बीच में काम आए। तो फिर भी मतलब यहाँ पे आर्मी ने भी काफी मदद की, उसके बाद रिनोवेशन के लिए हमारे यहाँ पे मतलब रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी आर्मी की बहुत बड़ा ये रहा है, रोल अच्छा, रहा है। फौज ने मदद की ऑपरेशन, बनाने हाँ, में। ऑपरेशन सद्भावना चला 99 के बाद। सद्भावना में लोगों को काफी सहूलियत मिले, सोलर लैंटर्न्स मिले। अच्छा, किसी को AAY होता है, सिविल स्कीम्स होता है, उसी तरह से कुछ लोगों को मतलब आर्मी ने अपने तरफ से कुछ मकान भी बना के दिए, जहाँ जहाँ डैमेज हो गया था रिनोवेशन भी करवा के दिया बहुत सारे। फिर आर्मी पोर्टर्स लग गए, थोड़ा बहुत गरीब लोगों के लिए जॉब्स भी लग गई। तो आर्मी का काफी मदद रहा है सर, खासकर ऑपरेशन सद्भावना से बहुत फायदा हो गया। या अभी सोलर लाइट्स लगा हुआ है, ये इन्हीं की देन है आर्मी की, जो मतलब जिसमें ऑपरेशन सद्भावना में हमें मिला है। तो हर 3-4 घर के बीच में एक सोलर हुआ करता था, या टीवीज, ये बहुत सारी चीजें फैसिलिटेट किया है आर्मी ने हमें। एक दो आखिरी मेरे सवाल है सर, जब जैसे मई के आखिरी हफ्ते में आप लोग ये देखते हैं कि अब शेलिंग हो रही है, लगातार गोले बरस रहे हैं, तो आपको पूरा परिवार आपका उठ के कारगिल गया और वहां पे फिर 3-4 महीने आप लोग रहे। वापस आने का इरादा आप लोगों ने कब किया? कब आप लोगों को ऐसा लगा कि नहीं अब द्रास या हम भीमबट में हैं, ये अब सेफ है? बिल्कुल, अब वो तो एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं कर रहे थे हमें। अच्छा। अब हम लोगों ने बोला भाई यहाँ पे फसल था, पानी लगाना था, वो फसल तो सारे खराब हो गए थे। कुछ लोगों ने माल मवेशियाँ ऐसे ही छोड़ दिया था, वो भी डैमेज हो गए थे पहाड़ों में। फिर गवर्नमेंट ने जब कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन ने जब अलाउ किया हमें, भाई अभी नॉर्मल है, आप लोग जा सकते हो, उसके बाद हम आ गए यहाँ पे। हाँ, नहीं तो गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं कर रहा था कि भाई जाने के लिए। वो सोच रहे थे भाई किसी सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो, कुछ ना हो, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा एहतियाती तौर पर कदम उठा रहे थे। जब गवर्नमेंट ने भाई बोला कि भाई जून जुलाई अगस्त के बाद उन्होंने अलाउ किया, तो अगस्त के बाद आने लगे। हम तो दिसंबर में आए, थोड़ा डैडी वगैरह मम्मी वगैरह बुजुर्ग थे, उनकी बीच में पोस्टिंग भी वहीं हो रखी थी, वो टीचर थे उस टाइम, तो उसी वजह से फिर गवर्नमेंट ने जैसे जैसे हमें अलाउ किया हम आ गए। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि मतलब एक बड़ा तकलीफ दे वक्त था आपके लिए जब लड़ाई थी, और अब उस लड़ाई में हिंदुस्तान की जीत को 25 साल पूरे हो गए हैं। हम रजत जयंती मना रहे हैं कारगिल विजय की, तो कैसा महसूस करते हैं आप उस गुजरे जमाने को याद करके? अब बिल्कुल अच्छा है सर। अब श्रद्धांजलि देना तो हम लोगों का फर्ज है, जिन्होंने हमारे आज हम जी रहे हैं, जो यहाँ पे लोग शहीद हो गए हैं, जिन फौजियों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, वो हमारे लिए ही उन्होंने कुर्बानी दी है। आज हम थोड़ा सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। तब से आज तक काफ़ी बॉर्डर सील हुआ है, ऐसा कोई ये नहीं है। हम सुनते हैं न्यूज़ में भी ऐसे इधर उधर भी, भाई बॉर्डर हर जगह से सील है। हम सिर्फ अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा तो कभी ना होगा, कभी ऐसी चीज़ होगा, तो हम इंडियन आर्मी के साथ शाना बाशाना खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब हमसे बात करने के लिए। आपने काफ़ी वक्त अपना दिया, आपने अपनी यादें हमसे शेयर की। इसी तरह की स्मृतियां हैं जब आप इस पूरे इलाके में ट्रैवल करते हैं, आप चाहे कारगिल जाएं, चाहे आप द्रास जाएं, आप बटालिक जाएं, जितने गाँव में जाके आप सिविलियन से पूछेंगे तो उनके लिए बड़ा एक तकलीफ दे वक्त तो था, लेकिन उस वक्त को याद करके वो अफसोस नहीं करते हैं। वो उस चीज़ में प्राइड लेते हैं कि हम उस लड़ाई का हिस्सा थे, हमने फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिला के उस लड़ाई को लड़ा, और जो नुकसान हुआ उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी आगे बढ़ती है। और इसी तरह जिस तरह शेलिंग में घर गिरते हैं, इस तरह के घर दोबारा आबाद भी होते हैं। इसी पॉजिटिव नोट पे हम इस बातचीत को यहीं पे विराम देते हैं। भीमबट से रजत और रूहानी के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।